तो दोस्तों आज हम लोग न्यू स्टोरी लेकर आए हैं। उस स्टोरी का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तू कब लॉस्ट होगा? जल्दी से तू भी लॉस्ट हो जा। चुप हो जा वरना पिछली बार की तरह फिर से मार खाएगा तू। लेट्स बिगिन द स्टोरी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। समझदार है काफी। दोस्तों कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है। इस कहानी का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। इस कहानी को लिखा है अनीस जंग ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। लेट्स बिगिन। अनीस जंग इस चैप्टर में यानी इस स्टोरी में दो बच्चों के बारे में बात करती है। एक बच्चे का नाम होता है साहिब जो कि सीमापुरी में रहता है, और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है। इस स्टोरी में बताया गया है कि गरीबी के कारण इन दोनों के बच्चों के सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं। वो अपने सपनों को नहीं पा पाते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है अनीस जंग से, जिसकी रोज़ मुलाकात होती है साहिब से, और वो सुबह कचरे के ढेर से कचरा बिनने आता है। साहिब ढाका बांग्लादेश से आया है, लेकिन साहिब अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। साहिब का पूरा नाम था साहिब-ए-आलम। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन जो साहिब था उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। साहिब के और भी दोस्त थे जो कि सुबह सुबह कूड़ा बीनने जाया करते थे, और उन्हीं सबके पास चप्पल भी नहीं थी, और उनमें से कोई भी स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि उनके घरों के आसपास स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। ये सारे बच्चे सुबह सुबह कचरा बीनने आते थे, और दोपहर होते होते सब लोग अपने अपने घर चले जाया करते थे। ये सारे लोग सीमापुरी में रहते थे। सीमापुरी दिल्ली के बाहर के एक जगह का इलाका है जहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का नामो निशान भी नहीं था। ये सभी के सभी जितने भी लोग थे वो 1971 में बांग्लादेश से इंडिया में आए थे। इनकी खुद की कोई भी पहचान नहीं थी, बस इनके पास एक राशन कार्ड था जिससे इनकी पहचान होती थी, और उसी राशन कार्ड से ये थोड़ा बहुत राशन ले सकते थे और वोट भी दे सकते थे। और वहाँ की जितनी भी औरतें थी वो फटी पुरानी साड़ियों में रहती थी, और इन सभी का घर मिट्टी के होते हैं, और छत जो होती है वो टिन का होता है। सीमापुरी एक बहुत गंदा बहुत बेकार इलाका होता है। गंदगी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, जहाँ तो ना प्रॉपर नालियाँ हैं और ना ही इन लोगों के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी। और पिछले 30 साल से 10,000 रेड पिकर्स इसी हालत में रहते चले आ रहे हैं। साहिब जैसे बच्चे जीने के स्ट्रगल के लिए वो अपने माता पिता को ज्वाइन कर लेते हैं उनके काम को। उनके पेरेंट्स भी रेड पिकिंग करते हैं, और साहिब और उनके जो भी बाकी दोस्त हैं वो सभी लोग रेड पिकिंग करने लग जाया करते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो ये जो कचरा होता है वो इनके लिए स्वर्ग जैसा होता है, जिनमें से इनको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाया करती थी। जैसे कभी सोने का सिक्का मिल गया, कभी पैसे मिल गए, कभी कुछ घर के लिए चीज़ मिल गई, ऐसी चीज़ें। तो ये लोगों की दिलचस्पी थी कचरा बीनने में, क्योंकि इनको पता था कुछ ना कुछ कचरे में से ज़रूर मिलेगा। और बड़े लोगों के लिए कचरा जीने का एक सहारा था। सीमापुरी के लोगों के लिए जीने का मतलब था कचरा बीनना। नरेटर को सुबह साहिब एक क्लब के गेट पे मिलता है, जहाँ पे दो बच्चे वाइट ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। पास के खड़े साहिब ने भी स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। वो जो स्पोर्ट्स शूज़ था जो साहिब ने पहना था वो बेकार था, यानी किसी किसी बड़े बच्चे ने उसको पहन के फेंक दिया था। यानी वो ख़राब होने की वजह से वो स्पोर्ट्स शूज़ को फेंक दिया था, जिसकी वजह से साहिब को वो स्पोर्ट्स शूज़ मिला और वही वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन चुका था। लेकिन साहिब के लिए वो स्पोर्ट्स शूज़ नए जैसे थे, सपने का सच होने जैसे थे, क्योंकि साहिब के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। फिर साहिब चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसको 800 रुपये पर मंथ मिलता था और 2 टाइम का खाना मिलता था। साहिब इससे खुश तो था, लेकिन फिर भी जो कैनेस्टर था जो कि उसके मालिक ने उसको दिया था जो चाय सप्लाई करने के लिए, वो भारी लगता था अपने रेड पिकिंग वाले बैग से।
क्योंकि जब वो रेड पिकिंग करता था तब तो वो खुद का मालिक था, उसे जो चाहिए था वो उसे ले लेता था और जो उसको ढूंढना था वो उसी को ढूंढता था। लेकिन जब वो चाहे रेड पिकिंग कर सकता था और जब ना मन करे वो अपने घर भी जा सकता था। लेकिन वो दुकान पे काम करने की वजह से बंद हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने खुद का मालिक नहीं रहा। वो कैनेस्टर यानी वो चाय की जो केटली थी वो मालिक का था, जिसकी वजह से वो साहब को अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो मालिक के दिए हुए काम को वो करता था। तो ये है साहिब की कहानी जो कि सीमापुरी में रहता था। अब हम देखें मुकेश की कहानी जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, या ये उसका एक सपना था। उसका सपना एक सोते हुए सपने जैसा था जो कि सच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो एक धूल भरी गली में रहता है। फ़िरोज़ाबाद बैंगल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैंगल बनाने की इंडस्ट्री में काम किया करते थे। फ़िरोज़ाबाद में लगभग 20,000 बच्चे बैंगल इंडस्ट्री में काम करते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा बदबूदार गलियों में रहते थे, जहाँ पे कूड़ा कचरा ही फैला हुआ करता था और इनके मकान भी झोपड़ियों की तरह हैं। इनकी दीवारें भी आधी गिर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो भी उसी इंडस्ट्री जहाँ पे कूड़ा कचरा ही फैला हुआ करता था और इनके मकान भी झोपड़ियों की तरह हैं। इनकी दीवारें भी आधी गिर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो भी उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने घर को बना सके। इनके घर भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे इंसान और जानवर दोनों ही साथ रहते हैं। जानवर इसलिए इनके साथ रहते हैं क्योंकि ये लोग जानवर को पालते थे, और जानवर को पालने के लिए इनके पास कोई बड़ी जगह नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए इनको जो जानवर थे उनको अपने घर में रखना पड़ता था। इसीलिए जानवर और इंसान साथ में रहा करते थे। गरीबी के कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा करते थे और ना ही भेज पाते थे, और इन बच्चों को भी उन बैंगल इंडस्ट्री में भी काम करना पड़ता था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मुकेश भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि बैंगल बनाया करती थी। एक बार उसके दादी के सामने उसके दादा अंधे हो गए थे, क्योंकि जब वो बैंगल बना रहे थे तो कांच का एक टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया था और इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस बिज़नेस को यानी इस काम को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि ये गॉड गिफ्टेड है और इनको ये कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में बैंगल्स की एक ख़ास इंपॉर्टेंस है। बैंगल्स को काफ़ी फेस्टिवल, काफ़ी सेलिब्रेशन में पहना जाता है। ज़्यादातर इसको मैरिड वुमन ही पहना करती है। बैंगल में काम करने वाले इंडस्ट्री के सारे बच्चों के सपने मर से गए थे, और वो भी इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने जीवन को और अपने चाइल्डहुड को इस बैंगल इंडस्ट्री में बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, इसलिए ये लोग लैंडर से पैसे लिया करते हैं, और जब ये लोग पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो जो पुलिसमैन होते हैं वो लोग इनको अरेस्ट कर लेते हैं, और इसी वजह से ये लोग गरीबी के ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं जहाँ से ये बाहर नहीं आ पाते। लेकिन मुकेश इन सब से थोड़ा अलग है और उसके कुछ नए ड्रीम्स हैं। जब नरेटर मुकेश से मिलती है तब नरेटर उससे पूछती है, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाओगे? तो मुकेश कहता है नहीं। तो मुकेश बोलता है, मैं वही कार चलाना चाहता हूँ जो फ़िरोज़ाबाद की सड़कों पर चलती है। और नरेटर उसे इसलिए बोलती है क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में कई बार एरोप्लेन उड़ा करते थे। तो दोस्तों अनीस जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखा। स्प्रिंग एक बहुत अच्छा मौसम होता है और ऐसे मौसम को ये बच्चे खो चुके हैं। ज़्यादा एक ब्यूटीफुल मौसम होता है जिसे लोग मिस नहीं करते हैं। तो इसी वजह से नरेटर ने कहा है इन बच्चों ने अपना बचपना खो दिया, यानी द लॉस्ट स्प्रिंग हो गया है। गरीबी की वजह से मुकेश और साहिब ने अपनी ड्रीम्स को खो दिया होता है, इसलिए इस स्टोरी का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी है। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फैक्ट हेलो को। अगर आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो दोस्तों हम न्यू वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पर मुझे बाय बोलने से पहले कुछ करना है। क्या करना है?
तो चला, बाय बाय। सब्सक्राइब फैक्ट हेलो। Right, hush.